नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा गरम है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। आज का सबसे अहम सवाल जो इस वक्त देश भर में चिंता की बात बना हुआ है वो ये कि कैसे संभलेंगे महाराष्ट्र और गुजरात में कोरोना के बढ़ते मामले। केंद्र सरकार ने कोरोना से मौतों पर चिंता जताई है। महाराष्ट्र और गुजरात से कहा है कि मौत के बढ़े आंकड़ों को कम करने पर दोनों राज्य सरकारें उचित कदम उठाएं, जिसके बाद अहमदाबाद से सख्ती से लॉकडाउन का पालन करवाए जाने की खबरें आई, जहां आज सिर्फ दूध और दवा की दुकानें खुली हैं। यहां तक कि 15 मई तक के लिए गुजरात में सब्जियां और राशन की दुकानें भी बंद कर दी गई हैं। तो वहीं महाराष्ट्र में भी हालात काफी खराब हैं, जहां एक दिन में कोरोना के 1233 नए मामले सामने आए हैं, जो इस वक्त महाराष्ट्र और साथ ही साथ गुजरात के लोगों के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं। पहले ही महाराष्ट्र नंबर 1 पर है कोरोना के मामलों के संदर्भ में, वहीं दूसरा नंबर गुजरात का आता है। और ऐसे में ये दोनों ही राज्य यहाँ पर लोगों की चिंताएं और सरकारों की चिंताएं बढ़ रही हैं। लॉकडाउन का और सख्ती से पालन करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं और अब तो ये हो गया है कि सिर्फ दूध और दवा की दुकानें ही खोली जाएंगी। गुजरात से खबर सामने आई, बाकी सब कुछ बंद किया जाएगा ताकि लॉकडाउन ज्यादा से ज्यादा हो और उसके नतीजे बेहतर आ सकें। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो संवाददाता दोनों ही राज्यों से अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं। विवेक गुप्ता जुड़ रहे हैं मुंबई से, जनक दवे अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं। जनक, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मेहमानों का भी परिचय करवा देती हूं। तुहिन सिन्हा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं, आलोक शर्मा कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं। आप दोनों खास मेहमानों का स्वागत है। जनक, गुजरात में तो अब नौबत ये आ चुकी है कि सिर्फ दवाएं और दूध की दुकानें खुलेंगी। लॉकडाउन को लेकर क्या क्या और तैयारी की गई है सरकार के द्वारा? देखिए प्रीति, लगातार स्थितियां कंट्रोल से बाहर जाती कहीं ना कहीं प्रशासन को दिखी और अहमदाबाद म्युनिसिपल कमिश्नर विजय नेहरा, जो कि पिछले कई लंबे समय से ये दावा कर रहे थे कि आंकड़े कंट्रोल में आ रहे हैं, लेकिन स्थिति कुछ उस तरीके की। अब उनको जब क्वारंटाइन किया गया उसको लेकर भी अब विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए कि अधिकारी को जबरदस्त सेल्फ क्वारंटाइन किया गया और नए अधिकारियों को ला गया है, तो उस पर राजनीति अलग तरीके से हो रही है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी देखनी होगी। कल ही जब इस मामले में जो एसीएस राजीव कुमार गुप्ता है, उनको लगा कि जो सुपर स्प्रेडर्स ज्यादा हैं, जो सब्जियां और दूध बेचने के लिए जो जाते हैं घर घर, उन पर कंट्रोल करना जरूरी है। और वो लगा उसके बाद ही जब लगभग 40 दिन का लॉकडाउन खत्म हो चुका है, उसके बाद तीसरा जब लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में जब आधे छोर पर है तब जब लगा कि अब स्थिति को रोकना होगा और तब जाकर अब जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता तब तक सब्जी और दूध किराने की दुकान बंद रहेगी। तो अहमदाबाद में केवल और केवल आज दूध बिका है, उसके अलावा सारी की सारी दुकानें बंद करने का आदेश किया गया। और भी सख्ती आने वाले दिनों में लग सकती है, जो नगर निगम ने हमें जो जिस तरीके से जानकारी दी है। मैं विवेक का इस वक्त रुख करना चाहती हूँ। विवेक, महाराष्ट्र के लोग तो वैसे ही बहुत चिंता में थे, लेकिन अब तो जो फैक्ट सामने आ रहे हैं, जो नंबर सामने आ रहे हैं, वो और ज्यादा उनकी चिंताएं बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर किसी राज्य से मामले आए हैं तो वो महाराष्ट्र में है। अब क्या आगे की तैयारी है? बिल्कुल सही कहा प्रीति आपने। देखिए, सिर्फ मैं आपको आंकड़े बताऊंगा मैं दर्शकों को। पूरे महाराष्ट्र में 15,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव के मामले हैं। सिर्फ मुंबई में 10,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव के मामले हैं। पूरे महाराष्ट्र में 600 के आसपास मौतें हो चुकी हैं। मुंबई में यह आंकड़ा 350 के आसपास मौतें हो चुकी हैं। तो आप समझ सकते हैं जो आंकड़ा है वो अपने आप में कितना खौफनाक है और कितना खतरनाक है। और ये आंकड़े काफी डरावने वाले हैं, क्योंकि सिर्फ मुंबई की बात करें तो हिंदुस्तान के 2-4 राज्य को जोड़ लेंगे तब भी उतने मामले नहीं कि सिर्फ मुंबई में 10,000 कोरोना पॉजिटिव के मामले हैं। इसमें सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी, उसके बावजूद भी ये कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। अब स्थिति ये हो गई है कि अब राज्य सरकार केंद्र सरकार से मदद मांग रही है। साथ ही साथ क्वारंटाइन फैसिलिटी बढ़ाने के लिए राज्य सरकार नेवी और आर्मी के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स से मदद मांग रही है, ताकि उनके सेंटर्स यूज किया जा सके क्वारंटाइन फैसिलिटी के लिए। साथ ही साथ अब क्वारंटाइन जगह है जो मुंबई में लगभग पूरी तरह से भर चुकी है। अब मांग की जा रही है कि जो मुंबई का रेस कोर्स है वहां पर 80,000 लोगों का क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाए। यानी कि आप प्रीति समझ सकते हैं जिस तरीके से सरकार और जो बीएमसी है तैयारी कर रही है आने वाले दिनों के लिए कि 80,000 जैसी क्वारंटाइन फैसिलिटी बनाई जाए, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि जो हालात हैं वो बद से बदतर हो रहे हैं, सुधरने की जगह लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। मैं तुहिन सिन्हा का यहाँ पर रुख करना चाहती हूँ। तुहिन जी,
अभी तो मैं आपसे गुजरात के बारे में बात करना चाहती हूँ। गुजरात और महाराष्ट्र दोनों के अगर आंकड़ों को हम देखें तो 41% पूरे देश भर से जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें 41% हिस्सा इन राज्यों का है। गुजरात से कहां चूक हो रही है? देखिए, आज लॉकडाउन को लगभग 45 दिन होने को है। अगर आज की स्थिति में अगर ये केसेस बढ़ रहे हैं तो इसमें केवल 2 चीज़ों पर ब्लेम जाता है, और एक है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और दूसरा जो है कंटेनमेंट। और जहां जहां कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो है उसमें शॉर्टकट्स लिए गए हैं, ईमानदारी के साथ नहीं किए गए हैं, और जहां जहां कंटेनमेंट में छूट दी गई है वहां ये वायरस आज फैल रहा है। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, देखिए कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र लगभग सेम स्थिति में ये 3 राज्य थे 24 मार्च को। केरल ने इस प्रलय से निजात पा लिया है। कर्नाटक जो है लगभग आज पूरे 1.5 महीने में केवल 1000 केसेस है, लेकिन महाराष्ट्र में लगातार जो है स्थिति भयावह होती जा रही है। 18 अप्रैल को मैंने एक लेख लिखा था एक प्रिंट मैगजीन में, जिसमें मैंने कहा था कि अगर आज स्थिति को काबू में नहीं किया जाता है तो बहुत जल्द हो सकता है कि कुछ जगहों पे मुंबई में आर्मी की डिप्लॉयमेंट की आवश्यकता पड़ सकती है। और उसके बावजूद भी ये दोनों चीजें जो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और कंटेनमेंट जो है वो बिल्कुल बेअसर रही। मैं आपको बताना चाहता हूं 15 अप्रैल के लगभग अचानक से टेस्टिंग पॉलिसी में एक परिवर्तन किया गया था महाराष्ट्र के अंदर या मुंबई के अंदर, जिसमें असिम्प्टोमेटिक हाई रिस्क पेशेंट्स को, हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स को टेस्ट नहीं किया गया था उसके बाद। और आज जो स्पाइक आप पिछले 4 या 5 दिनों में देख रहे हैं, ये सीधा सीधा उसका असर है। तो महाराष्ट्र में बहुत सारी लापरवाहियां हुई है। आपके ये फैक्ट बिल्कुल सही हैं जो आप बात बता रहे हैं, लेकिन या तो आपको मेरा सवाल समझ नहीं आया या मेरे सवाल का आपके पास कोई जवाब नहीं है। मैंने आपसे बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछा गुजरात के संदर्भ में। गुजरात के मुख्यमंत्री तो कह रहे थे कि हमने बहुत तैयारी की है, हमारे बेहतर रिजल्ट आ रहे हैं। मेरा आपसे ये जानना है इस वक्त जरूरी, जो वाकई में गुजरात और देश भर के लोग जानना चाहते हैं, कि आखिर गुजरात में ऐसी कौन सी चूक हो गई जो लॉकडाउन का पालन करवाने के बावजूद वहां पर मामले बढ़ रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल से आप शायद कम सुनती हैं, क्योंकि मैंने सवाल का जवाब ही इस बात से शुरू किया था कि जहां भी चूक हो रही है, जहां भी केसेस बढ़ रहे हैं, वो गुजरात हो, वो महाराष्ट्र हो, ये राजनीतिक विषय तो आज रह ही नहीं गया है। वहां केवल 2 कारण है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो है सही नहीं हो रहा है और कंटेनमेंट में छूट दी जा रही है। ये लापरवाहियां, ये जो चूक हो रहे हैं, केवल ये 2 कारणों से हो रहे हैं। आज आप ब्लेम नहीं कर सकते कि फॉरेन सोर्स से ये आ रहा है 45 दिन के बाद। आज निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं चूक हुई है, और इसको राजनीतिक विषय तो मान ही नहीं रहा हूं। जो राज्य अच्छे कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो उपयुक्त फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज और हॉस्पिटल बेड्स जो है उपयुक्त संख्या में मुहैया करा रहे हैं। उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बेहतर हो रही है, कंटेनमेंट जोन्स बेहतर है। और जो राज्य नहीं कर रहे हैं वो केवल यही कारणों से कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। उनकी कंटेनमेंट जोन्स जो है वो ईमानदारी से नहीं, वहां पे कंटेनमेंट के रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में चूक हो रही है, टेस्टिंग जो है सही नहीं हो रही है, जिनको करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। तो ये तो राजनीतिक विषय है ही नहीं। लेकिन सवाल ये है ना, फिर आगे की क्या रणनीति है? क्योंकि अगर इस तरह से मामले बढ़ते रहे, गुजरात महाराष्ट्र की अगर हम मुख्य तौर पर बात करें, तो अगर बीजेपी शासित राज्य की बात करें तो गुजरात में मैं स्पेसिफिक आपसे पूछ रही हूं, आपने पहली बार जब जवाब दिया उसमें गुजरात का एक बार भी नाम नहीं लिया। आपने कहा जो भी जहां पर भी मामले बढ़ रहे हैं, इसीलिए आप बार बार मुंबई का नाम ले रहे थे, महाराष्ट्र का नाम ले रहे थे, इसलिए मैंने आपको स्पेसिफिक बोला कि आप बताइए। अब मुझे ये बताइए, गुजरात को लेकर स्पेसिफिक रणनीति क्या है? देखिए, महाराष्ट्र की बात के लिए मैं आलोक जी से जुड़ूंगी, वो थोड़ी देर में जुड़ेंगे, इसीलिए मैं स्टेट वाइज पूछ रही हूँ क्योंकि दोनों ही प्रवक्ता हमारे साथ हैं। मैं आलोक जी का रुख करना चाहती हूँ। आलोक जी, नंबर 1 महाराष्ट्र बनना किसी और मामले में था, बन किसी और मामले में गया, अब क्या तैयारी है? मुझे पहले बताइए कि आखिर यहाँ पर मामले क्यों बढ़ रहे हैं? देखिए, सबसे पहली चीज तो जो रही वो पुणे एक सेंटर बना था शुरू में, क्योंकि पुणे में कुछ लैब्स थी और पुणे में कई चीजें इस तरह की रही कि बाहर के लोगों का आवागमन रहा, विदेश से कुछ लोग पुणे में आए और वहां से शुरुआत हुई। और बॉम्बे क्योंकि बहुत ही ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, बॉम्बे की तुलना अहमदाबाद से हम नहीं कर सकते हैं। बॉम्बे की आबादी 3 करोड़ के करीब है, अहमदाबाद की आबादी 50 लाख से भी कम है। तो मुझे लगता है कि दोनों की तुलना करना एक तो कहीं गलत होगा, लेकिन शुरुआती दौर में जिस तरह से बॉम्बे की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और टेस्टिंग किट्स सरकार के पास अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि बाहर से जो ऑर्डर दिया गया था वो नहीं आया था, और बाद में जो टेस्टिंग किट्स आई उसमें भी वो भी फॉल्टी निकली। तो कहीं ना कहीं वहीं पर शुरुआती दौर में चूक रही है।
जिसकी वजह से संख्या बढ़ी है। जहां तक बात तैयारी की है, मुझे लगता है कि बॉम्बे हो, चाहे इंदौर हो, चाहे अहमदाबाद हो, वहां की जो कॉरपोरेशंस हैं उनको पूरी तरह से इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। लेकिन धारावी जैसा जो जगह है जिसमें 10 लोग, 10 से लाख से ज्यादा लोग हैं, और वहां पर अगर ऐसी हालत है कि उसको कंटेन करना भी बड़ा मुश्किल है। बॉम्बे वर्ल्ड का एक ऐसा सबसे बड़ा शहर है जहां पे सबसे ज्यादा माइग्रेटरी लेबर्स है, तो कहीं ना कहीं वो उसको कंट्रोल करने में कमी भी रही है और प्रयास पूरी तरह से जारी है। नहीं तो आगे की क्या रणनीति है उस पर मैं आपसे बात करूं, लेकिन यहाँ पर एक फैक्ट क्लियर होना चाहिए। आपने कहा 50 लाख के करीब होगा, 55 लाख से ऊपर की आबादी है अहमदाबाद की, स्पेसिफिक मैं बात करूं। अब आगे आप लोग क्या कदम उठाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन पार्ट 3 जब से शुरू हुआ है पूरे देश भर से तस्वीरें आ रही हैं। चिंता महाराष्ट्र और गुजरात को लेकर आलोक जी इसलिए ज्यादा है कि नंबर 1 पर महाराष्ट्र है, नंबर 2 पर गुजरात बना हुआ है कोरोना के मामलों को लेकर। आपकी आगे की तैयारी है क्या, इस पर रोशनी डालिए जरा। देखिए, मैं समझता हूं कि सबसे पहले तो आज गुजरात, क्योंकि गुजरात को मीडिया के लोग नहीं ले रहे थे, न्यूज़ 18 को मैं बधाई देना चाहूँगा कि वहाँ के कमिश्नर को ज़बरदस्ती छुट्टी पर जाने के लिए भेजे जाने के बाद आज कहीं ना कहीं मीडिया के साथियों ने भी उसको लिया। नहीं तो गुजरात मॉडल में अहमदाबाद तो बेचारा दब ही रहा था। मीडिया अगर उठाएगा तो ज़रूर अहमदाबाद का भी ख्याल रखा जाएगा। जहाँ तक बॉम्बे की बात है, 1000 बेड का एक हॉस्पिटल लगातार मुझे लगता है कि और 2-3 दिन के अंदर ही पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा। तमाम किट्स जो हैं वो पीपीई किट्स और तमाम किट्स जो है महाराष्ट्र सरकार ने उनका ऑर्डर दिया था, वो तमाम लोगों के पास आनी शुरू हो गई हैं। उसका कारण ये था कि महाराष्ट्र का जो मेडिकल हेल्थ का स्टाफ था और पुलिस वाले थे वो भी सबसे ज़्यादा संक्रमित हुए थे। उनको बचाने के लिए भी कहीं ना कहीं हमें इन सब उपकरणों की आवश्यकता थी। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि 24 फरवरी तक तो अहमदाबाद के अंदर ट्रंप साहब आए हुए थे, तो पूरा प्रशासन उसी काम में लगा हुआ था, तो अहमदाबाद की कहां से ख्याल रखी जाती, जबकि 30 जनवरी को एक पहला केस आ गया था। लेकिन आज आरोप और प्रत्यारोप का समय नहीं है। महाराष्ट्र सरकार और गुजरात सरकार को केंद्र सरकार की तरफ से दोनों राज्यों को अतिरिक्त मदद मिलनी चाहिए, ये हमारी डिमांड है। चाहे वहां पर सरकार बीजेपी की है, लेकिन केंद्र सरकार अहमदाबाद और बॉम्बे के लिए विशेष जो भी कदम उठाए जा सकते हैं और राज्यों की जो भी मांग आती है उसके ऊपर केंद्र सरकार को विचार करना चाहिए। तो हिंसना, अभी आलोक जी महाराष्ट्र की जगह अहमदाबाद की बात कर रहे हैं। अहमदाबाद की कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही है। आप लोगों की तरफ से ये हिदायत दी गई है कि अब सिर्फ दूध और दवा की दुकानें शुरू होंगी, और देखिए पैनिक बाइंग की ये तस्वीरें सामने आ रही है। अब ये तस्वीरें अगर सामने आएंगी तो फिर तो मामले बढ़ने के अलावा तो कोई और ऑप्शन बचेगा ही नहीं। इस तरह से अफरा तफरी रहेगी, तो इस अफरा तफरी को रोकने के लिए आप लोगों ने क्या किया है? देखिए, ये निर्णय अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का लिया गया था। इसके पीछे क्या सोच थी वो बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इस वक्त जो है ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से सरकार होम डिलीवरीज इंश्योर कर सकती है इस पर फोकस होना चाहिए। क्योंकि जहां भी आप देख रहे हैं कि जब वो शराब की दुकान खुलती है तो वहां लोग भीड़ लगा देते हैं, जब यहाँ तो खैर एक बहुत बेसिक ज़रूरत है दूध की, तो जितनी ज़्यादा जो है वो होम डिलीवरीज इंश्योर कर सकती है। थोड़ा सा जो दोनों राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनको थोड़ा और हैंड्स ऑन होना पड़ेगा, क्योंकि केवल जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, मैं मुंबई का इसलिए ज़्यादा बात कर रहा हूँ क्योंकि मुंबई में मैं ज़्यादा देख रहा हूँ, प्रत्यक्षदर्शी हूँ, लेकिन दोनों जगहों पर केवल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हवाले जो है चीज़ें नहीं छोड़ी जा सकती हैं। यहाँ पे नेतृत्व जो राज्य का नेतृत्व है उसको एक और हैंड्स ऑन भूमिका निभानी पड़ेगी। ठीक है, इस बारे में मैं जनक से एक सवाल लेना चाहती हूँ। जनक, अभी जिस तरह से तुहिन सिन्हा कह रहे हैं कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जिम्मे सब कुछ छोड़ दिया गया है, चाहे वो बात गुजरात की करें या फिर वो बात करें महाराष्ट्र की, क्या गुजरात के स्पेसिफिक में इसके बारे में, क्योंकि तुहिन जी ने गुजरात को लेकर ज्यादा जोर दिया है और मेरा सवाल भी उनसे उन्हीं पर था, क्या ऐसा है क्या सब कुछ जो भार है वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के सर थोपा गया है कि भाई आप ही के कंधों पर सब कुछ है, सरकार का कोई रोल नहीं है? बिल्कुल, अभी की स्थिति तो यहाँ पर यही है। और जिस तरीके से सिन्हा जी ने कहा, होम डिलीवरी का ही कंसर्न नगर निगम को ज्यादा परेशान कर रहा था, क्योंकि यहाँ स्विगी हो या जोमेटो हो, उस तरीके की जो भी ऑनलाइन सर्विसेज चल रही थी वही सुपर स्प्रेडर्स में ज्यादा थी। और उसके बाद ही नगर निगम को लगा कि इन पर रोक लगानी जरूरी है, क्योंकि उससे जो आंकड़ा आया था वो तकरीबन 25% जो संक्रमित हुए लोग वो इसी सब्जी और होम डिलीवरी वाले जो लोग थे उनसे ही थे। तो उसके बाद ही
कि ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम जो थी, होम डिलीवरी, उस पर रोक लगा दी गई। तो ये कहीं ना कहीं नगर निगम को पहले ही लगा कि सुपर स्प्रेडर्स में यही लोग हैं और उनको रोकना चाहिए, और इसके चलते और जहां तक नगर निगम का सवाल है, अभी तो फिलहाल बिल्कुल यही लग रहा है कि सरकार की जगह पर पूरा का पूरा जिम्मा नगर निगम ने अपने कंधों पर लिया है। लोग ये भी कह रहे हैं कि इस तरीके से सीधा आदेश फरमान जारी नहीं हो सकता, सब्जी रोजाना चीजें जरूरत है, ऐसे में लोगों को समय देना चाहिए था। लेकिन वहीं प्रशासन के लिए भी मजबूरी है, जिस तरीके से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। प्रीति, वाकई में अब उन कंटेनमेंट जोन जो पहले बनाए गए थे वहां जाने में भी डर लगता है, क्योंकि पता नहीं सामने वाला कोई व्यक्ति संक्रमित है नहीं, पुलिस संक्रमित हुआ, यहाँ पर अधिकारी संक्रमित हुए, तो तमाम लोग वहां पर अंदर जो कंटेनमेंट जोन में गए वो सारे लोग संक्रमित हुए। तो स्थिति अब जो कंट्रोल बाहर जा रही थी, उसके चलते ही जिस तरीके से कहा कि नगर निगम के आयुक्त पर भी एक दबाव गया और उनको होम क्वारंटाइन करने के लिए विरोधियों ने आरोप लगाए, और अब वो होम क्वारंटाइन नए अफसर आए और नए अफसर ने नए सिरे से होमवर्क शुरू किया। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर लोगों को तकलीफ जरूर हो लगी, लेकिन ये बेहद जरूरी लग रहा है। आप जब ये बातें बता रहे हैं, साथ ही तस्वीरें हम दिखा रहे हैं पैनिक बाइंग की, और वो हर तबके के लोग हैं, वो गाड़ियों में सवार लोग हैं, वो सड़कों पर निकले हुए लोग हैं। ये तीन तस्वीरें आज देश के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात बने हुए हैं। ये 7 मई की तस्वीर है, सूरत की तीनों तस्वीरें हैं। सबसे बड़ी बात यह है 6 मई की तस्वीर है, 4 मई की तस्वीर है। ये तस्वीरें जरूर अलग अलग तारीखों की है, लेकिन आप हालात देखिए वहां पर सूरत में किस तरह से लोग सड़कों पर उतर आए हैं। वो कभी मसला तो होता है कि सब्जी मार्केट में पहुंच जाते हैं, कभी मजदूरों को लगता है कि कोई बात उनके संज्ञान में आई है कि कोई बस जा रही है, कोई ट्रेन जा रही है जो उनके घरों तक उनको छोड़ जाएगी। कुछ लोग ऐसे ही निकल आते हैं सड़कों पर किसी अफवाह की वजह से। लेकिन समस्या यह है कि वजह चाहे जो भी रही हो, वजह आगे भी चाहे जो भी हो, अगर ये तस्वीरें सामने आएंगी तो हम कोरोना वायरस की लड़ाई को लगातार कमजोर करते रहेंगे। ऐसे में तौहीन सिन्हा, ये तस्वीरें सूरत की हैं और ये अलग अलग तारीखों की तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों को देखकर डर लग रहा है कि पूरी जो मेहनत हमने 40-45 दिनों की है उस पर पानी फिरता हुआ दिख रहा है। और वो गुजरात से जो नंबर्स ऑफ आंकड़े आ रहे हैं, जो पेशेंट्स के केसेस आ रहे हैं, वो इशारा भी कर रहे हैं। ऐसे में सर, आप लोग में अवेयरनेस को लेकर कुछ ज्यादा सख्ती दिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्या आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल अवेयरनेस हमने जो 45 दिन का जो लॉकडाउन किया था, कहीं ना कहीं अब लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, क्योंकि जो आप सूरत की तस्वीरें दिखा रहे हैं वो लगभग और नहीं तो कम से कम 10 शहरों में पिछले 3 या 4 दिनों में ऐसी तस्वीरें देखने को मिली है। अब यहाँ लोग भी जो है, अब यहाँ तो सूरत में जो है वो बेसिक जरूरतों के लिए, सब्जियों के लिए लाइन लग रही है, लेकिन अब क्या जरूरत पड़ती है लोगों को कि इतनी बड़ी संख्या में शराब की दुकानों में वो बाहर आए। और आज भी जब मैं बाहर निकल रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कई लोग जो है वो मास्क नहीं पहन रहे। तो कहीं ना कहीं लोगों में भी ये जागरूकता आनी चाहिए जो दुर्भाग्यवश नहीं आ रही है। सर, आपको भी पता है, देखिए सूरत से पिछले दिनों लगातार तस्वीरें आई हैं, और ये तो मैंने अभी हाल फिलहाल आपको आज की और कल की और 2 दिन पहले की तस्वीरें दिखाई हैं। लोगों को सब्जी खरीदने के लिए नहीं इतनी भीड़ इकट्ठी हो रही है। लोगों की भीड़ इकट्ठी हो रही है वो मजदूर हैं जो सूरत में बड़े पैमाने पर देश के अलग अलग हिस्सों से वहां जाकर काम करते हैं, उन्हें अपने घर जाना है। इसको लेकर भी एक मैकेनिज्म जो अभी तक तैयार होना चाहिए था, या फिर जितनी तेजी उसमें होनी चाहिए थी वो तेजी नहीं है, और नतीजा ये है कि इस तरह से ये सड़कों पर बैठे हुए हैं। इन्हें ना मास्क लगाने की चिंता है, ना सोशल डिस्टेंसिंग की चिंता है। तो इंसिना जी, देखिए, मेरी जो जानकारी है, वहाँ के जो लोकल एमएलए हैं बीजेपी के, वो इस पर निरंतर कार्यरत है, और आज शाम या कल सुबह तक आपको एक सोल्यूशन इसका मिल जाएगा। ये दुर्भाग्य की बात है कि अब तक वो नहीं हो पाया है। लेकिन ये जो माइग्रेंट लेबरर की समस्या है वो गुजरात तक सीमित नहीं है, वो कई और राज्य में भी देखने को मिल रही है। और ये स्वाभाविक है कि जो छोटा जो लोअर स्ट्राट ऑफ सोसाइटी होता है वो ज़्यादा भयभीत हो जाता है, क्योंकि वो ऐसी सिचुएशंस में उनको पूरी जानकारी नहीं होती है सिचुएशन की। लेकिन सरकार कार्यरत है, और मेरा ख्याल है कि आज शाम या कल सुबह तक ये जो वहाँ पर माइग्रेंट की जो प्रॉब्लम आप देख रही हैं उसका निजात हमें आलोक जी, ये बात सही है। तो इंसिना जी कह रहे हैं कि माइग्रेंट लेबर की समस्या ये एक स्टेट की समस्या तो है नहीं, ये तो महाराष्ट्र में भी समस्या है। और वो बांद्रा की तस्वीरें मैं यहाँ पर आपको याद दिलाना चाहूंगी। विवेक कुछ पूछना चाह रहे हैं, मैं विवेक का सवाल ले लेती हूँ, फिर आलोक जी आपके पास आती हूँ। विवेक। हाँ प्रीति, मेरा सवाल आलोक जी से। आलोक जी नमस्कार, मैं विवेक बोल रहा हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने बोला कि मुंबई में और
पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये हमेशा परेशानी झेलनी पड़ती है। मेरा सवाल ये है कि पॉपुलेशन अचानक नहीं बढ़ी है, ये सालों से ये यहाँ की समस्या रही है। क्या आपकी सरकार यहाँ पर प्लानिंग में पीछे रह गई? प्लानिंग इस तरीके से नहीं हो पाई कि लोग कंट्रोल कर सके कोरोना वायरस को? क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, 10,000 से ज़्यादा मामले सिर्फ और सिर्फ मुंबई में है। लोग जी, आप पॉपुलेशन को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, जिम्मेदारी आपकी भी है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है प्लानिंग में कहीं कमी रह गई है? देखिए विवेक जी, प्लानिंग में तो पूरी तरह से कहीं ना कहीं कमी रही है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से सबसे पहले प्लानिंग में कमी रही है। 4 घंटे के नोटिस पे आपने लॉकडाउन कर दिया, वो माइग्रेंट लेबर जो थे वो जहाँ थे वहीं के वहीं फंस गए। 500 केस थे तो आपने लॉकडाउन कर दिया, 50,000 केस हैं तो आपने ट्रेनें चला दी, तो उससे बढ़ेगा, उससे फैलेगा। जहाँ तक बात प्लानिंग की है, सूरत हो चाहे अहमदाबाद हो चाहे बॉम्बे हो, 25-25 साल से बीजेपी वहां पर कॉर्पोरेशन पर काबिज है। कोई बीजेपी से सवाल नहीं पूछ रहा कि भ्रष्टाचार के जो अड्डे थे अब वो उजागर हो रहे हैं। अहमदाबाद में कॉर्पोरेटर की स्वयं डेथ हो जाती है। अहमदाबाद के अंदर किसी भी चौराहे पर आपको एक पुलिस वाला नहीं मिलेगा, तमाम होमगार्ड के लोग बेचारे बच्चे खड़े हुए हैं। हाँ। पिछले 20 साल में गुजरात पुलिस के अंदर कितनी रिक्रूटमेंट हुई है, जरा इसका भी आंकड़ा देख लीजिए। कितने टीचर्स परमानेंट हुए गुजरात में जो अवेयरनेस उसका भी आंकड़ा देख लीजिए। आलोक जी, यहाँ पे बात भ्रष्टाचार की नहीं हो रही है। हमें आपसे ये पूछ रहा था कि आप भी यहाँ पे बॉम्बे के रहने वाले हैं, आप भी यहाँ पे राजनीतिक में हैं, ये प्लानिंग की कमी कहीं ना कहीं रही, इसी वजह से इतने आंकड़े बढ़ रहे हैं। पॉपुलेशन तो जिम्मेदारी पॉपुलेशन के ऊपर ठिकाना नहीं फोड़ सकते हैं कि पॉपुलेशन ज्यादा था इसलिए मामले बढ़ गए। प्लानिंग आपको देखिए आलोक जी, केंद्र सरकार ने हुआ है। मैंने कहा अहमदाबाद और बॉम्बे को कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों के टेस्टिंग लेवल अलग अलग हैं। जितनी गुजरात के अंदर टेस्टिंग हुई है उससे लगभग 2.5 गुना 3 गुना टेस्टिंग महाराष्ट्र में हुई है। आलोक जी, यहाँ कंपैरिजन किसने किया? आप मुझे एक लाइन में बता दीजिए, यहाँ कंपैरिजन मैं तो स्पेसिफिक होकर आपसे मैं महाराष्ट्र की स्थिति को समझना चाह रही हूँ और तुहिन सिन्हा से मैं वाकई में गुजरात की स्थिति को समझना चाह रही हूँ। यहाँ तुलना तो आपके अलावा किसी ने नहीं की, किसने की बताइए? ना हमने अहमदाबाद का जिक्र किया कि भाई अहमदाबाद में ऐसा हो रहा है, पुणे में ऐसा हो रहा है, तो पुणे में ऐसा हो रहा है, तो ये तो किसी ने नहीं कहा। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि माइग्रेंट लेबर को लेकर ये जो दिक्कत है तो सभी राज्यों की दिक्कत है, ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, इस पर तो आपको बोलना ही चाहिए। देखिए बिल्कुल, महाराष्ट्र सरकार, अगर सबसे पहले महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ही, उद्धव ठाकरे जी की तरफ से ही आवाज आई थी कि माइग्रेंट लेबर्स के लिए ट्रेन चलाई जाए। आप शायद भूल गए, लेकिन 1.5 महीने तक उस चीज को इग्नोर किया गया और उसके बाद अंत में आकर फिर वही ट्रेनें चलानी पड़ी। और आज हालत यह है कि ट्रेनों के ऊपर भी, किराए के ऊपर आपने देखा होगा कि यहीं के सूरत के भी और अहमदाबाद के भी एमएलए ने स्वयं कहा कि हमने किराया लिया है। जिस रेलवे ने 17,000 करोड़ रुपया पिछले 6 साल में टिकट कैंसिलेशन से कमाया था, वो रेलवे या इन गरीब मजदूरों से टिकट के पैसे लेते हुए मिली है, ये भी आपने देखा होगा। खैर आज वो विवाद नहीं है, कमियां हर स्टेज पर रही हैं। आज हम केवल ये कहना चाहते हैं कि केंद्र की तरफ से इन दोनों राज्यों को, क्योंकि इन दोनों राज्यों में स्थिति ज्यादा खराब है, वहां पर केंद्र की तरफ से एक्स्ट्रा कोई प्लानिंग होनी चाहिए। राज्य सरकारों के साथ बैठकर, आज देश के प्रधानमंत्री को चाहिए दोनों मुख्यमंत्रियों से बात करें। देखिए एक्स्ट्रा प्लानिंग की आलोक जी जो आप बात कर रहे हैं, जहां तक तुहिन सिन्हा है वो बेहतर जवाब दे पाएंगे, लेकिन एक्स्ट्रा एफर्ट केंद्र सरकार जब पश्चिम बंगाल में लेती है तो कैसे खदेड़ा जाता है। 1 मई को तो आंकड़े आ पाते हैं वहां पर से, तो आप सोचिए ना कि कितना कॉर्पोरेट राज्य सरकारें कर रही हैं, इस बात को भी तो सोचना चाहिए। मैं जनक के पास जाना चाह रही हूँ, जनक एक सवाल करना चाह रहे हैं। जनक, बंगाल की सरकार अगर कहीं पर कॉर्पोरेट नहीं कर रही है तो वेस्ट बंगाल सरकार की गलती। जनक मैं आपको बता दूं, जी आ रही हूँ आपके पास, एक मिनट, जनक का एक सवाल ले लेते हैं। हाँ। प्रीति मेरा सवाल सिन्हा जी से है। दरअसल आज भी वही मसला निकला है, जब जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं वो यही कह रहे हैं कि उनसे पैसा लिया गया, जो केंद्र सरकार ने जो दावा किया था कि पैसे नहीं लिए जाते किराए के, जबकि यात्रियों ने ये जो किराए वहां पर है वो किराया दिया। उन्होंने न कि केवल किराया दिया बल्कि किराए से भी ज्यादा पैसे उन्होंने दिए, बावजूद उनको न तो टिकट मिला न ही उनको जाने का आश्वासन। ऐसे में ये माइग्रेंट लोग सड़कों पर उतरे हैं। तो सिन्हा जी से मैं जानना चाहता हूं कि क्या बीजेपी किस तरीके से प्लान कर रही है? एक और जो मजदूर हैं उनसे पैसे लिए जा रहे हैं किराए से, दूसरी और व्यवस्था नहीं हो रही, उस पर जवाब चाहिए। देखिए रेल मंत्रालय की जो नोटिफिकेशन है वो बहुत क्लियर है, मजदूरों से पैसे नहीं लिए जाने थे। यदि कोई राज्य सरकार ने लिया है तो राज्य सरकार की जवाबदेही बनती है। मैं गुजरात का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं जानने की कोशिश करूंगा कि स्थिति वहां पे क्या
है एग्जैक्टली, लेकिन किसी भी, ये गुजरात की बात नहीं है, महाराष्ट्र में लिए गए हैं। और ये आपको जो है लोकल, जो वहाँ पे लोकल स्टेट गवर्नमेंट है, उसकी जवाबदेही बनती है, क्योंकि रेल मंत्रालय का नोटिफिकेशन बहुत क्लियर है। उसमें साफ और स्पष्ट तौर पे ये कहा गया है कि जो श्रमिक हैं उनसे पैसे नहीं लिए जाएंगे और उन्हें टिकट नहीं बेचे जाएंगे। पर सर सच्चाई ये है, ये तो रेलवे का नोटिफिकेशन आपने बता दिया, लेकिन सच्चाई वो है जो जनक बोल रहे हैं, जो वाकई वो मजदूर झेल रहे हैं, कि उन्हें अपने टिकट के पैसे, सिर्फ टिकट के पैसे नहीं, उससे ज्यादा पैसे चुकाने पड़ रहे हैं। और इसकी व्यवस्था ना किसी को चिंता है, ना इसकी कोई व्यवस्था की गई है। सच्चाई ये है, देखिए आज अगर आप मजदूरों के बीच जाकर पहुंचेंगे तो आपको ये बात और आवाज सुनाई पड़ेगी कि हाँ उन्होंने दिए, और जहां 700 रुपए लगते थे उन्होंने 1400 रुपए दिए हैं। और ये जनक इस बात को कंफर्म करेंगे। क्या जनक ये बात सही नहीं है? बिल्कुल, कई मजदूरों ने हमसे जो बात की उसमें उन्होंने कहा कि 750 रुपए की टिकट है। उसके अलावा हैरानी की बात यहाँ पर प्रीति ये है कि घर से रेलवे स्टेशन पहुंचाने के भी पैसे लिए जा रहे हैं। तो बस में उनको, बस का जो किराया लगता है, बस में उनको रेलवे स्थाने पहुंचाया जाता है, उसके भी पैसे उनसे लिए गए हैं। तो ये चौंकाने वाली बात है। अगर कोई व्यक्ति, मैं ये स्पष्ट कर दूं कि इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है। यदि कोई व्यक्ति उन्हें लूट रहा है तो निश्चित तौर पर इसकी जांच होनी चाहिए और उस व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए। ये एक अलग किस्म का, अगर ये वाकई ये तथ्य सत्य है, तो ये एक अलग प्रकार का एक बीच का स्कैम है। इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है, कोई फायदा उठा रहा है। आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं सिन्हा जी आपकी बात के जवाब में? हाँ जी, सिन्हा जी जनक सुन लेते हैं। आलोक जी भी कुछ बात कहना चाह रहे हैं। बीजेपी के एक एमएलए जो गुजरात के हैं, वो स्पेशल कहते हुए सुने मीडिया में कि हमने पैसे लिए हैं और बसों के पैसे भी लिए हैं, उनके ऊपर एक्शन करवाएंगे क्या गुजरात सरकार? उस एमएलए के ऊपर एफआईआर कराएगी? पता कराएंगे। दूसरा सवाल ये कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से आदेश था, तो वो जो रेलवे के टिकट प्रिंट हुए थे वो क्या राज्य सरकारों ने प्रिंट कर दिए 900 रुपए के और 1400 रुपए के? क्यों बेवकूफ बना रहे हैं ये लोग गरीब जनता को? टिकट रेलवे प्रिंट कर रही है और पैसे कह रहे हैं उन्होंने ले लिए होंगे, उनकी गलती है, राज्यों की जिम्मेदारी है। भाई टिकट प्रिंट करके रेलवे दे रही है, अब बताइए रेलवे ने टिकट रेलवे प्रिंट के करके फिर गाइडलाइंस कहाँ चली गई? जो नोटिफिकेशन है वो कहाँ चला गया? जिस टिकट की बात कर रहे हैं उसको कितना ऑथेंटिक है मुझे नहीं पता। मैं उस नोटिफिकेशन को मानता हूं। देखिए आप ये इन बातों पे घुस के, आज जो है वो टिकट ऑथेंटिक है, जो टिकट आप शेयर कर रहे हैं वो ऑथेंटिक है कि नहीं आप प्रूव नहीं कर सकते हैं। फैक्ट ये है कि जो रेल मंत्रालय का जो नोटिफिकेशन है वो बहुत क्लियर है। अगर लोकल लेवल पे ये सब बातें करके आप जो है, देखिए मैं आपको, अब बहुत बातें हो गई है, मैं आपको, अगर आप मुझे 1 मिनट का समय दें, इन बातों से आज जो मुंबई की जो स्थिति है उससे आप ध्यान मत भटकाइए। अगर आप 1 मिनट मुझे समय दें, ये सारी बातें जो है ये जांच का विषय है। अरे अहमदाबाद की स्थिति की तो बात करेंगे ही। आप पिछले 7 या 8 हफ्तों की यात्रा को देखें, जो भारत की यात्रा रही है कोविड-19 के खिलाफ, तो बहुत सारे ऐसे राज्य हुए हैं जिसमें कि टेम्पररी इजाफा हुआ है केसेस में और फिर जो है स्थिति सामान्य हो गई है। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जो पिछले 8 हम बात करते हैं कि महाराष्ट्र गुजरात में ऐसी स्थिति है, कैसे उभरेंगे, तो फिर आ जाते हैं प्रवासी मजदूरों पर। प्रवासी मजदूरों की बात करते हैं तो आ जाते हैं कि केंद्र सरकार ने राहत पैकेज नहीं दिया। तो कुल मिलाकर इधर से उधर आप लोग गेंद फेंकते रहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि कोरोना वायरस की जंग में एक गरीब आदमी पिस रहा है और वो परेशान है और वो ये सोच रहा है कि कब भैया राहत मिलेगी, राहत दे दो। इस बीच एक अहम खबर ये आ रही है कि महाराष्ट्र से जहां अब तक 531 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव हो गए, पिछले 24 घंटे में पूरे राज्य में 75 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिनमें 9 अधिकारी भी शामिल है। महाराष्ट्र में अब तक 5 पुलिस वालों की कोरोना से मौत भी हो चुकी है। सबसे ज्यादा 233 पुलिस वाले मुंबई में कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। हमारे साथ विवेक जुड़े हुए हैं। विवेक, ये बहुत चिंताजनक बात है क्योंकि सबसे ज्यादा कोरोना वायरस का खतरा था तो वो डॉक्टर्स को था और पुलिस वालों को था, और पुलिस के फैक्ट्स आ रहे हैं महाराष्ट्र के सामने जो वाकई डराते हैं। बिल्कुल सीखा प्रीति, आपने देखिए कुछ देर पहले ही मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने यहाँ पर पत्रकारों से बात की थी। उन्होंने खुलासा किया कि सिर्फ मुंबई में 250 से ज्यादा पुलिसकर्मी पॉजिटिव हैं
और मुंबई के एक जेजे मार्ग पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर 27 लोग, अंदाजा लगा यूपी सिर्फ एक पुलिस स्टेशन में 27 लोग पॉजिटिव हैं और 20 लोग की रिपोर्ट आना बाकी है। ये काफ़ी खौफनाक आंकड़े हैं। अगर हम पूरे ओवरऑल महाराष्ट्र की बात करें तो 500 से ज़्यादा पुलिसकर्मी पॉजिटिव हैं और पुलिस के अधिकारी जो आला अधिकारी हैं उनसे हम लगातार संपर्क में हैं। उन्होंने कहना है कि डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है, जिस समय हम मुंबई के मोहम्मद अली इलाके रोड में मैं खड़ा हूँ, ये काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है और इसी इलाके में जेजे मार्ग पुलिस स्टेशन भी है। तो पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि ये वायरस पुलिस स्टेशन के अंदर से नहीं बल्कि जो पुलिस वाले बाहर ड्यूटी पर तैनात हैं, लॉकडाउन के समय लोगों को समझा रहे हैं घर से बाहर ना निकले, उन जो लोगों से वो मिल रहे हैं उनसे ये वायरस फैल रहा है। तो अपने आप में सोचिए जो कोरोना वायरस दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं, अब कोरोना की चपेट में भी वो लगातार आते जा रहे हैं। जी जी आलोक जी, इस पर आपका कमेंट और प्लस महाराष्ट्र को लेकर क्या आप लोग की तैयारी है आगे की? देखिए, बिल्कुल इसमें कहीं ना कहीं चूक रही है कि पुलिस वाले और खासतौर पर मेडिकल वाले जो लोग हैं जो फ्रंट लाइन पे लड़ रहे थे उनको पूरी तरह से जिस तरह से प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए था उनको नहीं किया गया है और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि उनको कौन करेगा प्रोटेक्ट? चलिए बाकी राज्यों को छोड़ दीजिए जहाँ पर आपकी सरकारें नहीं है, जहाँ पर आपकी सरकारें हैं वहाँ पर बताइए। मैडम अभी हमारी सरकार वहाँ बने जुम्मे 4 महीने नहीं हुए पूरे। 4 महीने से ही तो कोरोना वायरस से हम लड़ रहे हैं। जनवरी महीने में 30 जनवरी को पहला केस आया था, उसके बाद तैयारी है सर। अब आप बोलेंगे कि नहीं, अब पहले का भाई देख लीजिए जो व्यवस्था है। महाराष्ट्र को बिल्कुल खाली करके आए थे। महाराष्ट्र का वो मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, बैठअप इंडिया कहाँ चला गया? अच्छा, महाराष्ट्र के लिए भी बीजेपी से पूछे, मांग रहे थे महाराष्ट्र के लिए भी पुलिस वालों की डेथ हो रही है तो पूछे बीजेपी से ही, आपसे ना पूछे। मैडम जनवरी से पहले वहां पर किसकी सरकार थी? मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ? नहीं, मुझे बताइए अभी किसकी सरकार है? अभी मुझे बताइए महाराष्ट्र में किसकी सरकार है और मुझे किससे सवाल पूछना चाहिए? मैं आपसे सवाल ना पूछूं इस बारे में और आप ये कहकर पल्ला झाड़ ले कि उन्होंने कुछ नहीं किया, ऐसे भाई हम अब क्या करें, हम क्या कर सकते हैं पुलिस वालों के खिलाफ के लिए? आप मुझे बताइए। नहीं, मैं आपसे बताइए पुलिस वालों को लेकर हमें क्या करना चाहिए? मैं उत्तर दे रहा हूँ ना प्रीति जी। आप कहाँ दे? आप बोल रहे हैं कि पहले जो सरकारी उन्होंने कुछ किया 5 साल से पहले आप बताइए ना, जनवरी तक जो सरकार थी महाराष्ट्र के अंदर 5 साल तक उसने क्या किया था हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए? 5 साल तक महाराष्ट्र को बीजेपी लूटती रही। सर, तो आने के बाद पूरी तरह से काम कर देखिए ये जो आप लोग वो वाला जुमला इस्तेमाल करने लगे हैं ना, अभी यही वाली बात है। ये आप लोगों के लिए कहा जाता है कि भाई 70 सालों तक क्या किया, अब वो वाली बात आप महाराष्ट्र में अप्लीकेबल नहीं होगी सर। मौजूदा सरकार जिसकी है उसी से सवाल पूछा जाएगा और उसी को उत्तर देना पड़ेगा। एक सिन्हा साहब से मैं एक छोटा सा कमेंट लेना चाहती हूँ। सिन्हा साहब, महाराष्ट्र हो चाहे गुजरात हो, आगे कौन से जो बहुत निर्णायक फैसले लेने की आवश्यकता है उन पर रोशनी डालिए। देखिए, सबसे पहले मैं सुनता जा रहा हूँ ये दोनों कंपैरिजन, ये महाराष्ट्र और गुजरात का। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं और पूरी विनम्रता के साथ कि ये कंपैरिजन ही सही नहीं है, क्योंकि अगर आप पिछले 7 या 8 हफ्तों की यात्रा देखें हिंदुस्तान की कोरोना वायरस के खिलाफ, तो गुजरात की तरह 3 या 4 अन्य राज्य हुए थे, मध्य प्रदेश था, राजस्थान था, जब एक टेम्पररी फेज के लिए इजाफे हुए थे केसेस में। लेकिन महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जिसमें पिछले 7 या 8 हफ्तों में एक दिन भी राहत नहीं आई है। हर रोज जो है केसेस खराब हुई हैं और उसका कारण यह है कि आपने सही पकड़ा, आलोक जी ने सही कहा, यहाँ कोई सरकार है ही नहीं, यहाँ अराजकता है। आज भी जो है उद्धव ठाकरे कहते हैं कि आपके ब्यूरोक्रेट्स जो है हैंडल नहीं कर रहे हैं। फैक्ट ये है कि यहाँ पर जो अराजकता का माहौल है, ना तो आप ढंग से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं, ना तो आप हॉस्पिटल, आज इतने सारे पुलिसकर्मी, इतने सारे मेडिकल प्रोफेशनल्स और डॉक्टर्स को क्यों हुआ है कोरोना वायरस? क्योंकि आप जो है हॉस्पिटल में तैयारियां नहीं कर पा रहे हैं, आप जो है घर से निकलते नहीं हैं, आप चाहते हैं कि घर से रिमोट कंट्रोल से 2 फोन कॉल से पूरी चीज सिचुएशन जो है कंट्रोल में आ जाए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन है? क्या वो उद्धव ठाकरे जी हैं या प्रवीण परदेसी है जो कि बीएमसी कमिश्नर है? पिछले 2 महीनों में हर चीज जो है प्रवीण परदेसी जी पे डाल दिया जाता है जो बीएमसी कमिश्नर है। कभी तो आप भी कोई निर्णय लें। मैं आपको बता रहा हूं, अगर सेंटर का हस्तक्षेप नहीं होता 2 हफ्ते पहले, जब सेंटर की एक टीम आई थी, जब 2 हफ्ते पहले सेंटर की एक टीम आई थी, केंद्र की टीम आई थी महाराष्ट्र में, और जब उन्होंने आप लोगों को आईना दिखाया और कहा कि आप 5 लाख केसेस के लिए तैयार हो जाइए 20 मई से, तब जो है 2 हफ्ते पहले ये सरकार महाराष्ट्र की कार्यरत हुई और तब उनकी आंखें खुली है।
अगर केंद्र का हस्तक्षेप नहीं होता तो आज महाराष्ट्र की जी, स्थिति एक और महीने ज्यादा पहले, भयावह डेढ़ होती। महीने पहले तो देश के हेल्थ मिनिस्टर ही कह रहे थे कि ये पूरी तरह से महामारी है ही नहीं। आज आप हमें पाठ पढ़ा रहे हैं। 20 साल से आप कॉर्पोरेशन में बीएमसी में बैठे हैं, आज हमें पाठ पढ़ा रहे हैं आप। अहमदाबाद के अंदर 8 पैरामिलिट्री कंपनी उतारनी पड़ रही है वहां पर। अहमदाबाद के लिए भी हम ही जिम्मेदार होंगे शायद, क्योंकि 22 साल से सरकार हमारी है वहां पर। मुझे लगता है केवल आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। मोदी साहब बताएं माइग्रेंट लेबर के लिए आगे क्या करना है, आगे क्या कार्रवाई है। कोई राज्य कह रहा कर्नाटक ट्रेन चलेंगी, कोई कह रहा नहीं चलेंगी। एक यूनिफॉर्म किस तरह से रास्ता बनाया जा सकता है। सच्चाई ये है कि राजनीति की विधा में जो गुर होने चाहिए वो आप दोनों बहुत बेहतर तरीके से अपना रहे हैं कि जब भी आपसे गुजरात के बारे में सिन्हा साहब और आपसे आलोक जी महाराष्ट्र के बारे में सवाल किया गया तो जवाब नहीं देना है। वहां बोल देना है अहमदाबाद का जिक्र, यहाँ बोल देना है कि मुंबई का जिक्र। लेकिन सच्चाई ये है कि जो जनता के दिल जीतने की विधा है उस विधा को आप नहीं समझ पा रहे और बड़ी चूक हो रही है। मैं यहाँ पर विवेक को लाना चाहती हूँ। विवेक, आलोक जी का ये कहना कि भाई हम तो अभी जनवरी से ही आ पाए हैं, पहले की सरकारों ने क्या किया, क्या आज कोरोना वायरस की लड़ाई में ये तर्क लगता है या कुतर्क लगता है? आप प्रीति देखिए, मैं आलोक जी से सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या कोरोना वायरस पार्टी देखकर कांग्रेस है या फैला रही है? शिवसेना और बीजेपी का युक्ति आलोक जी मेरा सीधा मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा। मेरा पहला सवाल ये है, जब आप बोले कि पार्टी पहले क्या करती थी, वो मैं उस विषय में नहीं पढ़ना। मैं आपसे सीधा सवाल पूछना, क्या कोरोना वायरस ये देख के फैल रही है कि बीजेपी का कार्यकर्ता कौन है या कांग्रेस का कार्यकर्ता कौन है? पहला सवाल। दूसरा सवाल मेरा यह है कि मुंबई और महाराष्ट्र में स्थिति बद से बदतर हो रही है, क्या आपकी सरकार इस लॉकडाउन को आगे बढ़ाएगी? क्या उसकी प्लानिंग चल रही है? आलोक जी देखिए, मुझे लगता है कि जो रेड जोन है उसमें कहीं ना कहीं से इस तरह की आवाजें आने लगी। आज अहमदाबाद में जिस तरह से कर्फ्यू लगाया गया है, केमिस्ट की दुकानें भी बंद कर दी गई हैं वहां पर 11 तारीख सुबह 7 बजे तक के लिए। मुझे स्वाभाविक लगता है कहीं ना कहीं लॉकडाउन को बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन लॉकडाउन बढ़ाना सॉल्यूशन नहीं है। बार बार हम कह रहे हैं लॉकडाउन जो है, राहुल जी ने भी कहा, एक पॉज बटन है। लॉकडाउन से आप स्थिति को आगे थोड़ा बढ़ा सकते हैं। लॉकडाउन पॉज बटन है सर, लेकिन जो लॉकडाउन रहा भी वो दोनों ही राज्यों में लॉकडाउन का उल्लंघन किस तरह से हुआ वो भी हमने देखा। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए तुहिन सिन्हा जी, आलोक जी और साथ ही साथ विवेक और जनक, आप दोनों का शुक्रिया। एक ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन पार्ट 3 के जो रिजल्ट हैं वो महाराष्ट्र और गुजरात से बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं, बहुत चिंता होती है। ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।